नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्लास है क्लासिफिकेशन और आपको हम पढ़ा रहे थे फंजाई में आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन से एक नए क्वेश्चन बनता है, चूंकि ये बेस होता है। तो देखते हैं आज क्लासिफिकेशन, और हम आपको पढ़ा रहे हैं फंजाई यानी कवक का वर्गीकरण। हिंदी में आएगा वर्गीकरण। कवक का वर्गीकरण क्या है? तो देखिए, जर्नल वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे, जर्नल वर्गीकरण केवल एक पढ़ेंगे बस। फिर उसके आगे हम लोग अलग अलग तरीकों का अध्ययन करेंगे। एक जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाता है, बस यहीं से इतने में ही से क्लासिफिकेशन उठाता है। देखिएगा, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2021 में आया था। पीजीटी बायो में 2021 में क्वेश्चन आया था। बेसिडोमाइसिटीज के बारे में पूछा था उसने और करेक्टर्स दिया था। उसने कहा था ये किस से बिलोंग करता है, तो बेसिडोमाइसिटीज आंसर सही था। तो क्लास को जो बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहला आता है मिक्सोमाइसिटीज। क्या आता है? मिक्सोमाइसिटीज। मिक्सोमाइसिटीज एक आद्य प्रकार का क्लास है। ये इसमें स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। ये क्वेश्चन बन चुका है कि जो स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, स्लाइम जो मोल्ड्स आते हैं वो किस क्लास में आते हैं? तो मिक्सोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। अब मिक्सोमाइसिटीज जो होते हैं, आखिर किनको हम अभी आपसे कहा जाए मिक्सोमाइसिटीज में रखा गया, तो भाई कुछ ऐसे लक्षण जरूर होंगे जिन लक्षणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं इनको हमने एस्को में रखा, इनको या साइको में रखा या मिक्सो में रखा। तो मिक्सोमाइसिटीज की खास बात होती है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो नेकेड होती है, नग्न होती है। नग्न क्यों होती है? क्योंकि इन पर सेल वाल का अभाव होता है। सेल वाल का मतलब क्या होता है? कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव या एब्सेंट होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। दूसरा, ये अमीबॉइड होते हैं। देखिए, सेल वाल होती नहीं, तो अमीबॉइड किसे बोलते हैं पहले भी देख लो। अमीबॉइड शब्द अक्सर आता है, अमीबॉइड। अमीबॉइड एस्केरिस का ध्यान रखिएगा। जो अमीबॉइड संरचना एस्केरिस के स्पर्म होते हैं, भी बहुत पूछता है कि किसका स्पर्म यानी शुक्राणु कैसा होता है, मीन्स अमीबॉइड होता है, तो वो एस्केरिस का होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बात ही बता दिया। अमीबॉइड शब्द का मतलब होता है ऐसी संरचना जो अपने आकार निश्चित ना हो। जैसे अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, कभी ऐसा पाया जाएगा, कभी का वैसा हो जाए। तो अमीबा अपने आकार को बदलता रहता है, इसीलिए उसे अमीबॉइड बोलते हैं। तो जो अमीबॉइड शब्द है जहाँ भी आ जाए समझ लो उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो अपना आकार बदलता रहता है। तो ये मिक्सोमाइसिटीज में वो फंगस रखे गए हैं जिनमें सेलवाल नहीं होती, यानी नेकेड होते हैं, अमीबॉइड होते हैं अर्थात अपने आकार को बदलते रहते हैं। दूसरी कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, अर्थात ढेर सारे उनमें केंद्रक पाए जाते हैं, या न्यूक्लियस जो होते हैं वो ढेर सारे पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट ऑफ्टन कॉल्ड स्यूडो प्लाज्मोडियम। ध्यान रखिएगा, इनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो प्रायः कहलाता है स्यूडो प्लाज्मोडियम। तो पूछ सकता है स्यूडो प्लाज्मोडियम किस में देखने को मिलता है? स्यूडो प्लाज्मोडियम। स्यूडो प्लाज्मोडियम किस में देखने को मिलता है? तो आप बोल सकते हैं कि जो स्यूडो प्लाज्मोडियम है वो मिक्सोमाइसिटीज या स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलता है। ये स्लाइम मोल्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल कैरेक्टर से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि ये आपको पढ़ना नहीं है जनरली, ये आपके सिलेबस में फाइसेरम वगैरह नहीं है, मगर जनरल कैरेक्टर से अक्सर देखा गया है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा देता है। एग्जाम्पल क्या है? तो फाइसेरम, स्टिमनाइटिस, जो ये दो हैं, खासकर फाइसेरम अक्सर एग्जाम में रखा लगता है। मिक्सोमाइसिटीज का सदस्य कौन सा है? फाइसेरम, या बोल देता है उसमें देता है सेलवाल अपसेंटिन, तो उसमें हो सकता है कभी फाइसेरम दे दे तो उसको सही करना है। तो ये जनरल कैरेक्टर थे मिक्सोमाइसिटीज के। इसके बाद आता है एल्गल फंजाई बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या है? फाइकोमाइसिटीज कनेक्टिव लिंक है, ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव लिंक है। किसके मध्य का कनेक्टिव लिंक है? तो ये एल्गी एंड फंगस, इन दोनों के मध्य का, यानी शैवाल, हिंदी में बोलेंगे तो शैवाल और कवक के मध्य की क्या है? एक संयोजक कड़ी है। क्या है? संयोजक कड़ी है, अर्थात एल्गी और फंजाई के मध्य में कनेक्टिव लिंक है। अर्थात फाइकोमाइसिटीज में कुछ लक्षण जो पाए जाते हैं वो शैवालों वाले भी पाए जाते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपके, चूंकि ये फंगस में रखा है तो फंगस के तो मेन कैरेक्टर होंगे, मगर इनमें कुछ लक्षण शैवालों वाले भी हमें दिखाई देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है। तो हमने कहा था कि इनका, जैसे मान लेते हैं ये माइसीलियम है, ये
और ये मान लेते हैं माइसीलियम है। तो इनका माइसीलियम ए सेप्टेट होता है, अर्थात इनमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। तो सारे केंद्र कैसे होते हैं, स्वतंत्र पाए जाते हैं, इस तरीके से ये। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सीनोसिटिक बोलते हैं, सीनोसिटिक। हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रीय अवस्था। तो ये संकेंद्रीय अवस्था देखने को मिलती है, चाहे सारे केंद्र क्या होते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। चूंकि वाल हो तो वो अलग अलग पाए जाएं, या कोशिका विभेदित हो, मगर इसमें सब एक साथ पाए जाते हैं। वही लिखा है सीनोसिटिक। और नॉन सेप्टेट का मतलब कोई भी सेप्टा मध्य में नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द स्पोरेंजियोफोर, इनमें जो अलैंगिक जनन होता है, कौन सा, अलैंगिक जो जनन होता है, अलैंगिक अर्थात ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोरेंजियोफोर, विशेष प्रकार की संरचना बनती है। जैसे मान लेते हैं ये बना ले, ये मान लेते हैं स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर है, और मान लेते हैं इसमें क्या भरे हुए हैं, ये स्पोर भरे हुए हैं। क्या भरे हैं, स्पोर। तो वो संरचना जिसके अंदर स्पोर भरे रहते हैं, उस संरचना को हम स्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं। फिर हम आगे इसकी खूब डिटेल, जब ये अलग अलग ग्रुपों में आएगा तो इसकी डिटेल स्टडी आपके साथ करेंगे। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन आइसोगैमस होता है, और कैसा होता है, या तो फिर हेट्रोगैमस होता है। कैसा होता है, आइसोगैमस या फिर हेट्रोगैमस होता है। आइसो और हेट्रोगैमस हम इससे पहले आपको डिटेल में बता चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। फिर आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का खास करेक्टर क्या है, एस्कोमाइसिटीज का खास करेक्टर है कि इनमें एस्कस बनते हैं, एस्कस बनते हैं, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, एस्कोस्पोर। अर्थात वो सारे फंजाई, वो सारे कवक जिनमें क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं, वो किसमें सब रखे गए, एस्कोमाइसिटीज में रखे गए। बस इतना सा समझ लीजिएगा। वो सारे कवक इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें किसको रखा गया है, तो जिसमें प्रायः हमने रखा है एस्कोस्पोर को, तो वो सब इसके अंतर्गत रखे गए। दूसरा, इनमें खास बात ये होती है कि वेल डेवलप, वेल डेवलप का मतलब होता है पूर्ण विकसित। हिंदी वेल डेवलप का मतलब होता है पूर्ण विकसित, अर्थात इसमें पूर्ण विकसित माइसीलियम पाया जाता है विथ ब्रांच सेप्टेट। इसका माइसीलियम कैसा होता है, तो अगर इसका पिक्चर हम बना लें, जगह थोड़ी सी कम है तो चलो यहाँ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये है माइसीलियम, और माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है, बीच बीच में सेप्टा पाए जाते हैं। तो इस तरह का माइसीलियम दिखाई देता है। ये माइसीलियम कैसा बना है, सेप्टेट है, और कैसा है, ये देखिए शाखा इसमें फूटी है, तो कैसा है, ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है ये, और कैसा है, वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, पूर्ण रूप से विकसित है, ये बोलेंगे। तो इस तरह से माइसीलियम दिखाई देता है। कैरेक्टरिस्टिक स्पोर, एस्कोस्पोर, अभी हमने बताया था कि इनकी खास बात होती है कि विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं, जिसे एस्कोस्पोर बोलते हैं। विच आर द इंडोजीनस ओरिजिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बना है कि एस्कोस्पोर की ओरिजिन कैसी हो, इंडोजीनस। इंडोजीनस का मतलब क्या होता है, अब हमें लगता है बोर्ड आपके लिए लेना पड़ेगा। ये देखते हैं, अगर इनकी हम बात करेंगे किसकी, मतलब ये हमने कहा इंडोजीनस होते हैं, तो इंडोजीनस का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये इस तरह की देखना संरचनाएं उसमें देखने को मिलती, इस तरीके की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, इनको बोलते हैं एक्चुअली में एस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कस के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर एस्कोस्पोर भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, एस्कोस्पोर भरे रहते हैं, इस तरीके से। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इनकी संख्या ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 8 होती है। जो एस्कोस्पोर इसमें बनते हैं उनकी संख्या जो होती है, उनकी संख्या कितनी होती है, तो ये चीज़ आप कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा, इनकी संख्या हरदम 8 होती है। तो अगर कभी भी पूछ दे कि कितने एस्कोस्पोर बनेंगे, तो आप बाकायदे उस पर टिक लगा सकते हैं कि इनकी संख्या 8 होती है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा।
तो इनकी संख्या 8 होती है। तो ये देखिएगा, इसको बोलते हैं एस्कस, ये पाउच नुमा जो संरचना होती है, और इसके अंदर ये भरे हुए हैं एस्कोस्पोर। क्या भरे? एस्कोस्पोर। ये कहलाएंगे, जब फट जाता है यहाँ से तो ये एस्कोस्पोर मुक्त हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं एस्कोस्पोर। और ये इंडोजीनस क्यों? क्योंकि ये एक पाउच नुमा संरचना के अंदर बंद है, इसीलिए इंडोजीनस होते हैं। इंडोजीनस का मतलब अंदर विकसित होते हैं। तो कहाँ विकसित हो रहे हैं? अंदर विकसित हो रहे हैं, इसलिए एंडोजीनस बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज का खास कैरेक्टर है, तो ये अभी तो हमने आपको बताया ही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देयर इज शॉर्ट डाइकैरियोफेज विच इज पैरासाइट ऑन हैप्लोफेज। जो इसमें जो डाइकैरियोफेज का मतलब, कुछ समय में ऐसे भी माइसीलियम की अवस्था आती है जिसमें प्रत्येक सेल में दो दो केंद्रक होते हैं, यानी प्रत्येक सेल में 2 केंद्रक होते हैं, नंबर ऑफ 2 होते हैं इनके, इस तरह 2 केंद्रक होते हैं, यानी n+n होते हैं। तो ये किस पर निर्भर रहते हैं? तो ये हैप्लोफेज पर ही निर्भर रहते हैं। कंप्लीट अब्सेंस द मोटाइल सेल, इनके जीवन चक्र में जो चल अवस्था होती है या जो गमन करने वाली अवस्था होती है वो अनुपस्थित होती है, अर्थात इनके लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल अवस्था नहीं पाई जाती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल, इनमें जो अलैंगिक जनन होता है, देखिएगा ये शब्द किसके लिए कर रहा है? अलैंगिक जनन। जो इनमें अलैंगिक जनन होता है वो प्रायः किसके द्वारा होता है? नॉन मोटाइल संरचनाओं के द्वारा होता है। एक्सोजीनियसली प्रोडक्ट स्पोर, और स्पोर जो कोनिडिया बनते हैं, इसमें जो, इसको भी आप समझ लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है बाय स्पोर, और विशेष संरचना बनती कोनिडिया। किसके द्वारा था? कोनिडिया किसके द्वारा होती है? कोनिडिया के द्वारा होती है। कोनिडिया की ओरिजिन कैसी होती है? तो एक्सोजीनस होती है। कैसे होती है? एक्सोजीनस होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये संरचना है, ये, और ये इसके ऊपर ही क्या लगे हुए? ये कोनिडिया लगे हुए हैं। मान लो इसके ऊपर क्या लगे? कोनिडिया लगे। तो कोनिडिया कहाँ लगे हैं? सब बाहर की ओर लगे हैं, किसी पाउच में नहीं बंद है। तो ये होते हैं कोनिडिया, और ये कोनिडिया क्या होते हैं? कोनिडिया, और टूटकर जैसे ही हवा में अलग होते हैं, और ये मान लेते हैं कोनिडिया आया, ये अंकुरित होता है, अंकुरित होकर नए माइसीलियम को जन्म दे देता है। तो ये सब डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ हम जनरल कैरेक्टर आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। दूसरा, एक क्वेश्चन बहुत आता है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इनकी, फ्रूटिंग जो बॉडी है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, अर्थात इनमें हिंदी में बोलते हैं फलन पिंड। क्या बोलते हैं? फलन पिंड। तो इनके जो फलन पिंड होते हैं, तो इनमें 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के फलन पिंड पाए जाते हैं। हो सकता है कहीं कहीं 4 प्रकार भी देखने को मिलता है, 3 प्रकार मुख्य हैं। एक होता है एपोथीसियम। एपोथीसियम फलन पिंड क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं, और इसके अलावा अलग अलग फलन पिंड हैं, सबकी जानकारी आपको हम देते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी के बारे में हम जान लेते हैं, और थोड़ी सी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ्रूटिंग बॉडी के मामले में। तो पहली अगर फ्रूटिंग बॉडी बोले, इनमें फ्रूटिंग बॉडी से क्वेश्चन पूछता है, तो फ्रूटिंग बॉडी फलन पिंड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? फलन पिंड के नाम से जानते हैं। कितने प्रकार का? तो फर्स्ट प्रकार की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे प्रायः हम एपोथीसियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एपोथीसियम के नाम से जानते हैं। जो एपोथीसियम होती है वो होती क्या है, दिखती कैसी है? तो एपोथीसियम ये क्या होती है? ये फ्लैट प्लेट लाइक होता है। कैसा होता है? फ्लैट प्लेट लाइक होता है। ये चौड़ा और प्लेट नुमा संरचना होती है। इसमें एस्काई जो होते हैं हाइमीनियम की सतह पर विकसित होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये देखने को कहाँ मिलता है? तो ये मेन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछते हैं मुख्यतः। तो ये प्रायः पेजाइजा में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? पेजाइजा में। किस में देखने को मिलता है? पेजाइजा। एपोथीसियम जो देखने को मिलता है पेजाइजा में। इसकी फ्रूटिंग बॉडी का अगर चित्र बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, ये ऐसे। तो ये इस तरह से दिखाई देता है। दूसरा जो नंबर आता है वो किसका आता है? वो आता है पेरीथीसियम। पेरीथीसियम।
पेरीथीसियम सी आई है। पेरीथीसियम किस में देखने को मिलता है? तो ये फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है? फ्लास्क लाइक होती है। कैसी होती है? फ्लास्क लाइक होती है। जैसे केमिस्ट्री क्लास में फ्लास्क देखते हैं, इस तरीके से ये फ्रूटिंग बॉडी हमें इस तरीके से दिखाई देती है। ये ऐसे ये फ्रूटिंग बॉडी हमें दिखाई देती है फ्लास्क नुमा। और इसके ऊपर ये जो छिद्र होता है इसे हम ऑस्टियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोल के नाम से जानते हैं। सॉरी, ऑस्टियोल के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोल के नाम से इसको जानते हैं। तो ये इसे ऑस्टियोल बोलते हैं। उसके ऊपर जो छिद्र पाया जाता है उसे ऑस्टियोल बोलते हैं। इतना सब नहीं पूछते हैं, ये केवल पूछ सकते हैं पेरीथीसियम किस में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल पूछते हैं तो वो आप यहाँ लगाएंगे और एग्जाम बना लेते हैं। क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स जो परप्यूरिया है उसमें प्राय ये देखने को मिलती है। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं, दूसरे पे नंबर 3 पे। नंबर 3 पे कौन है? और ये बहुत बार पूछा गया नंबर 3 वाला, क्लिस्टोथीसियम। क्या पूछते हैं? क्लिस्टोथीसियम किस में देखने को मिलता है? क्लिस्टोथीसियम जो देखने को मिलता है ये लगभग कैसा होता है? बॉल लाइक होता है। कैसा होता है? बॉल लाइक होता है। बॉल लाइक होता है। तो ये बॉल लाइक होता है या बीज कोस। बॉल माने क्या होता है? बीज कोस की तरह होता है, या फिर बोल देंगे बाल, गेंद की तरह होता है। बॉल बोल सकते हैं, बॉल का मतलब होता है बीज कोस, या फिर बाल। आप बाल लिख दीजिएगा, बाल शब्द जरा ज़्यादा अच्छा है। बाल माने होता है गेंद, तो ये सबको मालूम है। बॉल शब्द नहीं मालूम है तो पढ़ने वाला कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये बाल नुमा होता है, गेंद नुमा संरचना होती है। गेंद का मतलब यहाँ ये है कि गोलाकार होता है। दूसरा, इसमें क्या होता है? लैक द पोर, इसमें कोई भी छेद या कोई भी छिद्र नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये महत्वपूर्ण है। तो इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस। यही आंसर, यही वाला दिया जाता है। एस्परजिलस ही अक्सर वहाँ पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। एस्परजिलस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा दूसरा पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है। तो ये दो मुख्य एग्जाम्पल हैं इसके, क्लिस्टोथीसियम के। इसके अलावा एक और दिया रहता है मगर ये नहीं पूछते हैं, मगर देख लीजिए जब बात चली है तो एस्को स्ट्रोमा। एस्को स्ट्रोमा क्या होता है? ये जो वेजिटेटिव माइसीलियम से निर्मित एक स्यूडो पैरेन्काइमेटस संरचना होती है। क्या होती है? ये वेजिटेटिव जो माइसीलियम होता है उसी से डेवलप होता है। और कैसा होता है? स्यूडो पैरेन्काइमेटस, स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिएगा, बस ये है। तो ये 3 मुख्य थे, क्लिस्टोथीसियम, और आपसे जो बताया गया है पेरीथीसियम और एपोथीसियम। एपोथीसियम पिजाइजा, पेरीथीसियम क्लेविसेप्स और क्लिस्टोथीसियम एस्परजिलस पेनिसिलियम। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, बस एग्जाम्पल पूछता है। चूँकि आपको एग्ज़ाम क्रॉस करना है तो बस इतना ही पूछता है। चूँकि अब आया है तो सारी चीज़ें क्लियर हो, ये ना हो कि एग्ज़ाम में कि ये सर ने छोड़ दिया, नहीं बताया। अब आता है लास्ट फंगस, आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। लास्ट फंगस आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई के भी नाम से जानते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ को किसके नाम से जानते हैं? तो हम सैक फंजाई के भी नाम से जानते हैं। सैक फंजाई के भी नाम से बेसिडियोमाइसिटीज़ को जानते हैं। इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ गड़बड़ कर दिया है, यहाँ का वहाँ लिख दिया है। सैक फंजाई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लब फंजाई। क्या बोलेंगे? क्लब फंजाई। सही कर लीजिएगा भाई इसको। बेसिडियोमाइसिटीज़ को क्लब फंजाई से बोलते हैं। और ये वाला भी क्वेश्चन बना है, वो यहाँ लिखा नहीं है, वही दिमाग में रहा है, यहाँ लिख दिया है। एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सैक फंजाई। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सैक फंजाई किसको बोलते हैं? तो एस्कोमाइसिटीज़ के सदस्यों को सैक फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था ये इसके जो एस्कोस्पोर होते हैं एक खोल के अंदर, एस्कस के अंदर भरे रहते हैं। ये हमने आपको अभी बताया था, ये इसीलिए इसे सैक फंजाई बोलते हैं। और इसको बेसिडियोमाइसिटीज़ को जो बोलते हैं, अच्छा ये थोड़ा सा छूट गया है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है
और ये एस्कोमाइसिटीज़ के करेक्टर छोड़ गए, कुछ इस स्पेशल फैक्ट डाटा है उसको भी आप लोग नोट करेंगे। स्पेशल डाटा है क्रोजियर फॉर्मेशन। क्रोजियर फॉर्मेशन क्या होता है? तो जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है और जो ध्यान रखिएगा, जो डाई कैरियोटिक माइसीलियम होता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, तो वो क्या होता है कि आगे भविष्य में चलकर वो एक इस तरीके से ये इस तरीके से एक संरचना बना लेता है, चोंचनुमा संरचना बना लेता है। इसी को हम क्रोजियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोजियर। तो इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक क्रोजियर नुमा संरचना ये इस तरह से बनती है, उसको हम क्रोजियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? क्रोजियर के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्रोजियर फॉर्मेशन होता है। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब लैंगिक जनन होता है तब एक विशेष संरचना क्रोजियर। क्रोजियर किस में बनता है? तो आप लगाएंगे एस्कोमाइसिटीज में जो संरचना बनती है उसे क्रोजियर बोलते हैं। दूसरा, अकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्कस। एस्कस के समय यानी वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में बनती? तो एस्कोमाइसिटीज में बनती है। एस्कोमाइसिटीज के सदस्य कौन है? तो ईस्ट है, पेंसिलियम है और एस्परजिलस है। यही कोर्स में है, तो इन्हीं के एग्जाम्पल आपसे अक्सर एग्जाम में पूछता है कि क्रोजियर किस में बनता है। तो क्रोजियर प्रायः हमें एस्कोमाइसिटीज में दिखाई देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये क्रोजियर समझ में आ गया होगा आपको, किस में पाया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। एक पैरासेक्सुअलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चूंकि एस्कोमाइसिटीज की बात चली है तो उसको बताएंगे बकाया, यहाँ से आप देख लीजिएगा। पैरासेक्सुअलिटी प्रायः जी पेंट कॉर्बो और रोपर ने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पैरासेक्सुअलिटी गिवन बाय, तो पेंट कॉर्बो और रोपर ने दी थी। इन दोनों वैज्ञानिकों को रट लीजिएगा। एक और क्वेश्चन खूब पूछते हैं, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं किस फंगस में इन्होंने दिया था। तो एस्परजीनस न्यूडुलेनस नाम का जो फंगस था, एस्परजिलस न्यूडुलेनस में इन्होंने पैरासेक्सुअलिटी दी थी। चूंकि एस्कोमाइसिटीज से संबंधित हैं तो ये दोनों के दोनों हमारे फैक्ट डाटा पर निर्भर करते हैं। जो फैक्ट डाटा है उस पर ये दोनों के दोनों निर्भर करते हैं, तो आप इसको रट लीजिएगा। अब आते हैं ये, तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम किसके नाम से जानते हैं? तो क्लब फंजाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि क्लब फंजाई किसे कहते हैं? तो बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं। इसका भी माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है। यानी ऐसा जैसे माइसीलियम मान लेते हैं ये शाखा निकली है और इनके माइसीलियम इस तरीके से होते हैं और कैसे होते हैं? सेप्टेट होते हैं। तो ये देखिए, ये जो संरचना पाई जा रही है एक्चुअली में यही है सेप्टा। क्या है? सेप्टा। और ये क्या है? इसमें है न्यूक्लियस या केंद्रक के नाम से जानते हैं। माइसीलियम में 2 स्टेज होती हैं, इनको ध्यान में रखें। कहीं कहीं 3 स्टेज भी देखने को मिलेंगी। प्राइमरी माइसीलियम, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी यानी प्राथमिक माइसीलियम बोलते हैं इनको। प्राथमिक कवक जाल हिंदी में बोलते हैं, कवक जाल। तो प्राथमिक कवक जाल जो होता है वो कैसा होता है? हरदम हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी माइसीलियम कैसा होता है? तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बोलते हैं। डाइकैरियोटिक का मतलब डिप्लॉइड नहीं होता है, डाइकैरियोटिक का मतलब होता है एक सेल में 2 केंद्रक का पाया जाना। डाइकैरियोटिक, डाई माने होता है 2, डाई माने क्या होता है? 2, और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। अर्थात एक जो माइसीलियम है, माइसीलियम की एक सेल में कितने केंद्रक? तो 2 केंद्रक पाए जाते हैं, यानी n+n, यानी इस तरीके से 2 केंद्रक हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी इन केस कभी कभी टर्सरी माइसीलियम भी दिखाई देता है। टर्सरी माइसीलियम भी डाइकैरियोटिक होता है और ये फ्रूटिंग बॉडी में बनता है। अभी हमने बताया था फ्रूटिंग बॉडी में बनता है। फ्रूटिंग बॉडी अभी हमने बताया था, उसी तरह इसमें भी कभी कभी फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तो उसी में देखने को मिलता है। क्लम्प फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किस में देखने को मिलता है? तो बेसिडियोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में ये संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी? क्लम्प फॉर्मेशन। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि क्लम्प फॉर्मेशन कहाँ होता है या क्लम्प का निर्माण कहाँ होता है? ऑन द डाइकैरियोटिक हाइफी, जो 2 केंद्रक वाली हाइफी होती हैं, जिसकी प्रत्येक सेल में कितने कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं इस तरीके से, तो उनमें ये देखने को मिलता है। यूनिवर्सल ऑकरेंस किस में है? इसी में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा
इनमें जो सेप्टा होते हैं, इनमें जो सेप्टम होते हैं, अभी हमने बताया था ना कि सेप्टम सेप्टम तो हमने एक, जब आपको अभी क्लासिफिकेशन से पहले जनरल कैरेक्टर पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे सेप्टम की चर्चा की थी कि सेप्टम पाए जाते हैं। तो जब सेप्टम की हमने चर्चा की थी तो वो सेप्टम में डोलीपोर सेप्टा हमने कहा था बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलते हैं। तो रस्ट और स्मट्स, द सेप्टम इज डोलीपोर। रस्ट और स्मट में, रस्ट किसके द्वारा होता है? तो होता है पक्सीनिया के द्वारा, पक्सीनिया के द्वारा। स्मट किससे होता है? आस्ट्रेलेगो। तो इनमें जो सेप्टम होता है वो डोलीपोर सेप्टम होता है। इन दोनों में, सब में नॉर्मल होता है मगर रस्ट और स्मट में डोलीपोर सेप्टम देखने को मिलता है। इनमें भी मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है, ध्यान रखिएगा, मगर कुछ केसों में मोटाइल स्टेज पाई जाती है। यही देखकर ये जो मोटाइल स्टेज है, तो मैंने भी जब पीजीटी में क्वेश्चन किसी ने भेजा था तो मुझे लगा था इसका बेसिडियोमाइसिटीज आंसर नहीं होगा, मगर आयोग ने जब बेसिडियोमाइसिटीज माना तो फिर इसको हमने बहुत सर्च किया तो एक बुक में लिखा था कि रेयर केस में इनमें मोटाइल स्टेज पाई जाती है और जनरली जो लिखा रहता है अब्सेंट होती है। तो इसी चक्कर में, तो अगर अब कभी पूछ दे ये वाली कंडीशन और पूछ दे मोटाइल और जितने करेक्टर दिए वो दे दें तो आप बेसिडियोमाइसिटीज को लगाइएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट नहीं है ये जो हमने दिया है, मगर चूंकि बुक में दिया है इसीलिए हमने आपको दे दिया है, परफेक्ट पॉइंट नहीं है। अगर पूछ दे नॉन मोटाइल स्टेज कंप्लीटली तो फिर एस्कोमाइसिटीज को लगा के आएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन कर गया है इसमें। सेक्स ऑर्गन्स लैकिंग, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं और इसमें प्रायः जो माइसिलियम होता है उसी में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस होती है। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म का मिलना, कैरियोगैमी का मतलब होता है दोनों केंद्रकों का मिलना, फिर बाद में जायगोट बन जाता है। ये मान लेते हैं एक ये है, ये दोनों मिल गए तो ये जायगोट बन गया, फिर इसमें हुआ मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस और सूत्री विभाजन। तो इस प्रकार से इसमें स्पोर बन गए जिसे बेसिडियो स्पोर के नाम से जानते हैं। इनमें जो बेसिडियो स्पोर बनते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं वो एक्सोजीनियसली होते हैं। एक्सोजीनियसली का मतलब क्या होता है? एक्सोजीनियसली का मतलब होता है कि इस तरह से इनमें बेसिडियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बेसिडियम। और इस बेसिडियम के ऊपर इस तरीके से स्पोर लगते हैं, ये 4 लगते हैं, एक गलत में 4 लगते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बेसिडियो स्पोर। क्या बोलते हैं? बेसिडियो स्पोर। तो देखिएगा सारे बेसिडियो स्पोर बाहर लटके हुए हैं। कैसे लगे हैं? बाहर लगे हुए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ये एक्सोजीनस होते हैं, इसको जीनस होते हैं, अर्थात बाह्य, इनकी उत्पत्ति बाहर की ओर होती है। जबकि एस्कोमाइसिटीज में क्या था? एस्कोमाइसिटीज में एक थैली के अंदर लग रहे थे तो वो इसीलिए उसे इंडोजीनस बोला था हमने। क्या बोलते हैं? इंडोजीनस। तो एस्को में इंडोजीनस और बेसिडियो में एस्को में जो एस्कोमाइसिटीज था उसमें इंडोजीनस थे और बेसिडियो में कैसे हैं? बेसिडियो में एक्सोजीनस है, उसमें इंडोजीनस थे एस्को में। ध्यान रखिएगा, एस्कोमाइसिटीज इंडोजीनस, ये एक्सोजीनस, ये काफी खास पॉइंट है। एक फिर लास्ट में सबसे लास्ट का ग्रुप आता है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज ये दिया है, ये फंजाई इम्परफेक्टाइल बोलते हैं या इनपरफेक्टिव बोलते हैं, चूँकि ये कैसा है? आर्टिफिशियल ग्रुप बनाया गया है। ये अभी हमने लिखा था आर्टिफिशियल ग्रुप बनाता है। कैसा बनाता है? आर्टिफिशियल ग्रुप बनाता है, आर्टिफिशियल ग्रुप बनाता है, तो वही लिखा है, इट इज़ ए आर्टिफिशियल ग्रुप। ये जो वर्ग बनाया गया है आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से, बहुत क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है वो कौन सा वर्ग है या वो कौन सी क्लास है जो प्रायः आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल जब बात करते हैं तो आर्टिफिशियल जो ग्रुप है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, आर्टिफिशियल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। और विच लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, पूछता है वो कौन सा वर्ग है जिनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लैंगिक जो जनन है वो नहीं पाया जाता है, होता ही नहीं है, तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज ही है जिसमें प्रायः लैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता है, केवल इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है।
तो ये हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था, और क्लासिफिकेशन इस तरह से ख़त्म होता है या लास्ट होता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं अब नए हमारे जो सिलेबस में है राइजोपस। अब हम चर्चा करने वाले हैं एक नई जीनस की जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइजोपस क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको भी थोड़ा सा हम चर्चा का विषय ले लेंगे और इसको आज ख़त्म कर लेंगे राइजोपस को पूरा। राइजोपस किसके अंतर्गत आता है, इसका क्लास का है। तो देखिए वैसे तो हमने 4 क्लासें बांटी हैं, मुख्यतः फाइकोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़, यही 4 हैं। मगर जो एक साइंटिस्ट है जिनको नाम मैं बता रहा हूँ, याद थोड़ा नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया था कि क्लासिफिकेशन अपने बेस पर दिया था। उन्होंने जो ये ट्रेडिशनल जो हमने आपको दिया है वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। कैसा है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उनमें एलेक्सोपोलस आते हैं, बहुत बड़ा योगदान है एलेक्सोपोलस। बात समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एलेक्सोपोलस इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक है, बहुत प्रसिद्ध बुक है माइकोलॉजी की, मतलब विश्व में हर वैज्ञानिक पढ़ता है इनकी बुक को, इतनी प्रसिद्ध बुक है। उसका नाम है इंट्रोडक्शनरी माइकोलॉजी, इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध बुक है। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है तो इन्होंने क्लासिफिकेशन अपना अलग किस्म से दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2 भागों में बांटा था। एक तो यू माइकोटा, फिर माइकोटा को भी उन्होंने कई भागों में बांटा, मिक्सोमाइसिटीज़, और फिर उसको एक मिक्सोमाइसिटीज़ बांटा था, फिर यू माइकोटिना बांटा था। यू माइकोटिना में इन्होंने काइटिडियोमाइसिटीज़, हाइफोकाइटिडियोमाइसिटीज़, ऊमाइसिटीज़, प्लाज्मोडियो, फोरोमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, ट्राइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इस तरह इन्होंने लगभग 8 ग्रुपों में बांटा है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने फाइकोमाइसिटीज़ नहीं दिया है, ये फाइकोमाइसिटीज़ नहीं दिया है। फाइकोमाइसिटीज़ की जगह इन्होंने कई सारे वर्गों को दिया है, काइटिडियोमाइसिटीज़, हाइफोफाइकोमाइसिटीज़, ऊमाइसिटीज़, और इसके अलावा जाइगोमाइसिटीज़, ट्राइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, इस तरह से इन्होंने दिया है। तो उन्हीं के क्लासिफिकेशन के आधार पर जो बुक्स में डिटेल दी है, तो उन्हीं के आधार पर राइजोपस को, चूंकि फाइकोमाइसिटीज़ हमने बताया कि नहीं उन्होंने दिया है, कुछ बुकों में राइजोपस को फाइकोमाइसिटीज़ में रखा है, और कुछ जो जिन्होंने एलेक्सोपोलस को फॉलो किया है, एलेक्सोपोलस को फॉलो करके किताब लिखी है, उन्होंने इसको जो क्लास में लिखा है, लिख लीजिएगा चूँकि सब फैक्ट डाटा आपको बता रहे हैं। तो जो राइजोपस को है वो जाइगोमाइसिटीज़ में रखा है, जाइगोमाइसिटीज़ में रखा है, लिख लीजिएगा। राइजोपस को जाइगोमाइसिटीज़ में रखा है, अक्सर क्वेश्चन पूछ देते हैं। राइजोपस की लगभग कितनी जातियां हमें ज्ञात हैं, तो लगभग इनकी जो जीनस हमें ज्ञात हैं वो 50 स्पीसीज जो ज्ञात है 50 स्पीसीज इनकी हमें पता है अब तक। ये होते कैसे हैं, तो सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं, जैसे कि डबल रोटी, जेल, सिरप, चमड़ा आदि पर ये देखने को हमें मिलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। इन्हें ब्रेड मोल्ड के भी नाम से जानते हैं, इनको ब्रेड मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। ये सर्वाधिक व्यापक रूप से पाया जाता है, यानी ये सबसे ज़्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, या नॉर्मली ये हर जगह देखने को हमें मिलता है। इनकी कई जातियां हैं जो रोग भी फैलाती हैं। उनमें से जो राइजोपस एराइजस है, राइजोपस एराइजस है, फ्रूट रॉट ऑफ एप्पल फैलाता है। जो सेब होता है वो देखिएगा कहीं कहीं गल जाता है, तो वो राइजोपस एराइजस के कारण होता है। इसकी एक जाति है राइजोपस स्टोलोनिफर। स्टोलोनिफर क्या फैलाता है, सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो। जो स्वीट पोटैटो होता है उसका सॉफ्ट रॉट रोग फैलाता है, अर्थात फल विगलन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट रॉट का मतलब क्या होता है,
फल विगलन, नहीं नहीं, इसका मतलब होता है फ्रूट रॉट का मतलब होता है फल विगलन बोलते हैं। और इसको हिंदी में, अगर हिंदी में मत लिखिएगा भाई, हिंदी में ये बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्रूट रॉट यानी फलों का जो सड़ना होता है। सॉफ्ट रॉट का मतलब होता है मृदु विगलन जो होता है, वो स्वीट पोटैटो में देखने को मिलता है इनसे। राइजोपस नोडोसस जो होता है, राइजोपस नोडोसस के द्वारा लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन किया जाता है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इम्पॉर्टेंट मतलब ये इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में इनका लाभ क्या है, ये हमें लाभ क्या देते हैं। तो नोडोसस जाति है, इनके द्वारा लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन करते हैं। राइजोपस ओराइजी जो है, इसके द्वारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, यानी जो अल्कोहल होता है उसका किण्वन करते हैं। स्टोनली फर के द्वारा मैन्युफैक्चर ऑफ द फ्यूमेरिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ जाता है, फ्यूमेरिक एसिड बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो राइजोपस स्टोनली फर का भी हम प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे। तो ये औद्योगिक प्रयोग हैं, ये फैक्ट्रियों में प्रयोग करते हैं। दूसरा, अब आता वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इनकी संरचना कैसी होती है, तो विच कॉटन लाइक में, देखिए जब ब्रेड आप घर में रख देते हैं और उसमें फफूंदी लग जाती है तो ऐसा लगता है जैसे रुई 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 नहीं, फफूंदी लग जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कॉटन किसी ने रख दी हो, पतले पतले धागे दिखाई देते हैं। तो वही कह रहा है, कॉटन लाइक माइसीलियम इनका दिखाई देता है। इनका जो माइसीलियम होता है वो सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है, अभी बताया था कि ये फाइकोमाइसिटीज के ही सदस्य हैं और उसको जाइगोमाइसिटीज में रखा गया है। तो इनमें क्या होता है, इनमें सेप्टा अब्सेंट होते हैं या ए सेप्टेट होता है, ए सेप्टेट, प्रायः सेप्टा इनमें अनुपस्थित होते हैं। दूसरा क्या होता है, जब सेप्टा नहीं पाए जाएंगे तो कैसा होगा, सिनोसिटिक होता है। इनका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, अर्थात कैसा होता है, शाखित होता है। तो इस तरह से जो चित्र बनाया है बिल्कुल माइसीलियम इनका इसी तरह दिखाई देता है। इनका जो माइसीलियम होता है या इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इनका जो प्लांट बॉडी होती है अर्थात इनका जो शारीरिक संरचना देखते हैं तो तीन भागों में, स्टोलन्स, राइजोइडल, हाइफी और स्पोरेंजियोफोर, तीन भागों में बटी होती है। इनका पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, तो ये राइजोपस का पिक्चर है। किसका पिक्चर है, ये राइजोपस का पिक्चर है। राइजोपस में तीन भाग दिखाई दे रहे हैं। तो एक भाग हमें स्टोलन दिखाई देता है जो क्या था, सतह से सतह पर चलता है। तो ये भाग हमारा कौन सा है, तो ये भाग है स्टोलन। ये विभाजित मतलब ब्रांचेज नहीं होता है, मतलब क्या होता है, सतह से सतह की ओर चलता है। तो आपको जैसे कि पिक्चर में दिख रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा। तो स्टोलन के नाम से जानते हैं। और दूसरा, ये मजबूत होता है और ये कैसा होता है, कम ब्रांच्ड होता है, मतलब सेमी ब्रांच्ड होता है। दूसरा, इसी पर जहाँ कहाँ होता है, इसी के नोड से कुछ रूट नुमा संरचनाएं निकली रहती हैं जिन्हें हम राइजोइड्स के नाम से जानते हैं। यही राइजोइड्स उस ब्रेड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जो भोजन चूसने में मदद करते हैं। और इनका जो ये ऊपरी भाग है, ये वाला, इसी को हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या लगे रहते हैं, स्पोरेंजियम लगे रहते हैं। और इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या लगे रहते हैं, तो स्पोर भरे रहते हैं। क्या रहते हैं, स्पोर। और यही स्पोर अंकुरित होते हैं, नए को जन्म देते हैं। तो ये इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता है। और चूंकि ये इनकी जो सेल्स होती हैं ये यूकैरियोट्स होती हैं, और यूकैरियोट्स का मतलब हम बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल दिया हुआ है। अर्थात इसमें क्या होता है, सब कुछ पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। तो लगभग संरचनाएं इसमें देखने को हमें मिलती हैं। इनकी खास बात होती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो काइटिन की बनी होती है। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो ये है इनका स्ट्रक्चर। और ये आप यहाँ अगर इस जगह देखेंगे तो ये इनका, ये जो चित्र ये वाला दिखा हुआ है, ये इनका माइसीलियम का चित्र है। किसका है, माइसीलियम का चित्र है ये।
जो आप देख रहे हैं माइसीलियम, माइसीलियम कैसा है, देखिए मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे केंद्रक हैं और कोई भी इसमें इस तरह की संरचना नहीं है, यानी सेप्टा नहीं पाए जा रहे हैं, कोई भी संरचना इस तरह की नहीं है, यानी एसेप्टेट होता है। यही तो भी हमने बताया था आपको कि ये कैसे होते हैं, प्रायः एसेप्टेट होते हैं, अर्थात सेप्टा का अभाव होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जाइगोमाइसिस। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, ये पॉइंट हमें नज़र में आया था तो हमने अलग से लिख दिया था स्टार बना के। कंजुगेटिंग फंजाई अगर कभी पूछ दे किसे कहते हैं, कंजुगेटिंग फंजाई बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज़ को हम, जो जाइगोमाइसिटीज़ के सदस्य होते हैं उनको हम कंजुगेटिंग फंजाई के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ये जो हमने लिखा है ये बिल्कुल अलग से लिखा है और अलग इसको मेंशन हमने कर दिया है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। मान लेते हैं कभी इस तरह से क्वेश्चन आपसे फंसा दे कर कंजुगेटिंग फंजाई किसे कहते हैं, तो आपको पूरा पूरा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कंजुगेटिंग फंजाई किसे कहते हैं, तो जाइगोमाइसिटीज को कहते हैं। ये बिल्कुल अलग पॉइंट है, ये बीच में हमने डाल दिया था, चूंकि पढ़ रहे थे तो उसी समय ये पॉइंट हमें नज़र में आया और मुझे लगा इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आपके लिए समस्या कर सकता है, तो इसलिए लिख दिया है। रिप्रोडक्शन, जनन की बात करते हैं तो इनमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन, या फिर इसे हम हिंदी में विखंडन के नाम से जानते हैं। अर्थात मान लेते हैं ये इसका माइसीलियम है और ये माइसीलियम छोटे छोटे टुकड़ों में किसी कारणवश टूट गया, मान लेते हैं टुकड़े हैं और ये टुकड़े प्रत्येक वृद्धि करके एक नए माइसीलियम को जन्म दे देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अलैंगिक जनन की बात करते हैं, तो अलैंगिक जनन में प्रायः 3 प्रकार के स्पोर बनते हैं, विशेष प्रकार के या स्पेशल संरचनाएं बनती हैं। विशेष प्रकार की 3 प्रकार की स्पेशल संरचनाएं बनती हैं। वो तीनों प्रकार की स्पेशल संरचनाएं कौन सी हैं, तो पहला आता है एप्लाइनोस्पोर। एप्लाइनोस्पोर क्या होता है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बनता है, अनुकूल परिस्थितियों में बनता है। अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं, जैसे मान लेते हैं कह सकते हैं आपका समय बहुत अनुकूल चल रहा है, आपसे लोग बोल देते हैं ना कि समय आपका बहुत अनुकूल है, मतलब आपके पास पर्याप्त खाने के लिए, आपके पास पर्याप्त पैसे हैं, आप जो काम चाहते हैं वो काम तुरंत हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकूल के नाम से जानते हैं ना कि अनुकूल है। तो वही यहाँ भी होता है, जब इनके लिए पर्याप्त टेम्परेचर हो, पर्याप्त भोजन हो, तो तब ये क्या बनते हैं, एप्लाइनोस्पोर बनते हैं। एप्लाइनोस्पोर होते कैसे, तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके जो स्पोरेंजियोफोर बनती है, जहाँ ये बनते हैं उसमें कॉलुमेला पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कॉलुमेला किस फंगस में देखने को मिलता है, तो कॉलुमेला राइजोपस में देखने को मिलता है। अभी हम बताएंगे, इसका डिटेल देंगे। इसके अलावा क्लमाइडोस्पोर बनते हैं, इसके अलावा ओइडिया बनते हैं, तो इनके चित्र देख लें तब आपको डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ये देखिएगा, तो यहाँ जो हम आपको चित्र दिखा रहे हैं, तो नंबर जो है क्लमाइडोस्पोर का निर्माण हम आपको बता रहे हैं। पहले क्लमाइडोस्पोर का निर्माण, तो ये देखिएगा इसमें क्लमाइडोस्पोर का निर्माण, ये इंटरकैलरी बन रहा है। इंटरकैलरी का मतलब मध्य में। तो देखिएगा कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, गोल हो जाती हैं या ट्रेंगुलर हो जाती हैं और प्रोटोप्लाज्म में एकत्रित कर लेती हैं, जिसे हम क्लमाइडोस्पोर के नाम से जानते हैं। तो ये इंटरकैलरी मध्य में बन रहा है। क्लमाइडो स्पोर चेन, इंटरकैलरी पोजीशन, देखिए बीच बीच में चेन बनती चली जाती है क्लमाइडोस्पोर, ये मुक्त होते हैं और डेवलप होकर नए माइसीलियम को जन्म देते हैं। कुछ जातियों में क्लमाइडोस्पोर जो बनते हैं टर्मिनल, बिल्कुल जैसे मान लेते हैं ये माइसीलियम है, इसी के आगे ये फूल जाता है, प्रोटोप्लाज्म में एकत्रित कर लेता है और इस तरह की संरचना बन जाती है। तो ये टर्मिनल क्लमाइडोस्पोर है, ये यहाँ से अलग होता है और जर्मिनेट हो जाता है। बस इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा यहाँ आपको डिटेल या मतलब बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। क्योंकि पढ़ने से गहराई से होती तो हम आपको जरूर गहराई से ही पढ़ा देते। ये एप्लाइनोस्पोर फॉर्मेशन है प्रायः, एप्लाइनोस्पोर, जिसे प्रायः स्पोर के नाम से जानते हैं। स्पोर बनते किसमें, स्पोरेंजियम में। तो यहाँ चित्र देखेंगे, मान लेते हैं ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम फूलना शुरू होता है इस तरह, देखिए फूला, इसका अगला भाग ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म होने का फूलता है और जब प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य होगा तो ये फूलकर बिल्कुल गोल हो जाता है। इसको वेस्किल के नाम से, गोल संरचना को वेस्किल के नाम जानते हैं। बीच में इसमें एक स्तंभनुमा संरचना बन जाता है, वैकुलेटेड लेयर बन जाती, ये एक अलग से लेयर देखिएगा, और ये स्पोरेंजियम है।
है। इसी जो लेयर्स बनती है इसे ही कालुमेला बोलते हैं। हमने बताया था कि इनमें कालुमेला संरचना देखने को मिलती है। इसका जो बाह्य परिधि भाग होता है यंग स्पोरेंजियम, इनके केंद्रक के चारों ओर प्रोटोप्लाज्म इस तरह से जैसे है, प्रोटोप्लाज्म इस तरह से एकत्रित होता है और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे ये स्पोर का रूप ले लेते हैं। तो स्पोरेंजियल वाल है, देखिए बहुत सारे इसमें स्पोर बन गए, ये कालुमेला है। जब ये बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं, भर जाते हैं, तो स्पोरेंजियम फट जाती है। तो देखिएगा जैसे ही स्पोरेंजियम फटते ही जितने भी इसके अंदर स्पोर थे वो सब मुक्त होकर बाहर आ गए। और ये देखिए कालुमेला वही है, ये आ गए। ये क्या होते हैं, जैसे ही हवा चली, जैसे हवा चलती है तो हवा के साथ ये उड़ते हैं। उड़ने के बाद आपका जूता रखा है या भोजन रखा है, रोटी रखी है, अब हवा में है, इतने छोटे होते हैं कि जनरली हमें दिखाई नहीं देते हैं, हवा में है। अब आप अंदर मान लेते हैं किचन, हवा तो हर जगह जा रही है, आपके किचन में जा रही है, आपके जहाँ आप लेटते हैं वहाँ जा रही है, आपके जहाँ जूते रखे हैं वहाँ जा रही है, मतलब हवा तो हर जगह जब जा रही है उसी में स्पोर हैं। और ये स्पोर एक दिन नहीं होते, करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं। तो एक भी स्पोर, आपका अचार कहीं खुला छूट गया या अचार का ढक्कन नहीं लगा है या कहीं ऐसा लगा है तो मान लेते हैं छूट गए, तो अगर एक स्पोर आपके अचार में गिर गया तो ये वहीं क्या होता है, अंकुरित होता है। अंकुरित होकर क्या बनाता है, माइसीलियम बना लेता है। ये इस तरह से माइसीलियम बना लेगा और पूरे में वृद्धि करके पूरे अचार को इन्फेक्टेड कर देगा। आप कहते हैं कि इसमें फफूंदी लग गई। कभी कभी क्या होता है, जैसे लोग नहीं कहते हैं आपने अचार छुआ है तो तभी से अचार में गंदा हो गया या ख़राब हो गया। मतलब ये होता है कि आपके हाथों में, भाई हवा है और उस हवा में सब है, तो आपके हाथों में भी स्पोर होंगे, इसके सिंपल सी बातें लगे रहते हैं। और वो स्पोर जो चपका है, अपने अचार निकाला मतलब कंटेनर से, तो आप हाथ लगाए तो उसमें अगर एक आपकी उंगली में चपका हुआ स्पोर वहाँ छूट गया तो वो 10-15 दिन बाद वृद्धि करके पूरे अचार को अपने कब्जे में ले लेता है। तो ये है इसकी पूरी कहानी। अब इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की। तो इस पिक्चर में हम देखेंगे, आपको लैंगिक जनन की पूरी जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं। लैंगिक जनन इनमें कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक पॉइंट छूट गया है। ये क्वेश्चन हायर एजुकेशन में बना था, अभी बिल्कुल देन एंड दियर हायर एजुकेशन में क्वेश्चन बना है, वो देख लीजिएगा, पॉइंट छूट गया था। ओइडिया ये बना था कि ओइडिया, ये अभी जो हमें लगता है 30 को हुआ था या 30 तारीख में जो एग्ज़ाम हुआ है हायर एजुकेशन बॉटनी का, इलाहाबाद में था सेंटर इसका, बॉटनी वालों का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ, ये क्वेश्चन रखा था ये वाला। उसने पूछा था कि आइडिया द्वारा जो जनन होता है वो किस प्रकार का जनन है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ए सेक्सुअल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन। आइडिया जो बनता है वो अलैंगिक जनन में बनता है। चूँकि हमने साफ राइजोपस में आप देख रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तीसरा जो प्रकार है वो आइडिया के द्वारा होता है, जो कि किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। मतलब मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, आप बुक देख लीजिएगा, आइडिया के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, माइसीलियम ग्रो ऑन सुगरी माइसीलियम। अगर मान लेते हैं शुगर सोल्यूशन है, क्या है शुगर, मान लेते हैं चीनी ज़्यादा है, अब मान लेते हैं जहाँ ये उग रहे हैं जेली में उग रहे हैं या जैम में आपके ये उग रहे हैं, तो जैम में भाई सिंपल सी बात है क्या होगा, शुगर ज़्यादा होगा, चीनी ज़्यादा होगी। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जब माइसीलियम बनता है तो विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम ओइडिया के नाम से जानते हैं। यही ओइडिया मुक्त होती हैं और पुनः वृद्धि करके या जर्मिनेट होके नए माइसीलियम को जन्म देती है। तो ये किस में बनती है, एसेक्सुअल। ये अभी बिल्कुल क्वेश्चन बना है, अभी बिल्कुल जैसे ही हमने इसको देखा है वैसे याद आया कि ये तो क्वेश्चन हमें किसी ने भेजा था पेपर, तो बिल्कुल सेम टू सेम बना है। और क्लमाइडोस्पोर का भी ध्यान रखिएगा, क्लमाइडोस्पोर जो बनते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं, प्रतिकूल अवस्था में बनते हैं, जब इनके अनुकूल कोई भी चीज़ नहीं होती, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यह इसमें हेट्रोथैलिज्म पाई जाती है। हेट्रोथैलिज्म का मतलब होता है कि जो ये राइजोपस होता है, जो राइजोपस होता है, राइजोपस में दो प्रकार के संरचनाएं देखने को मिलती हैं। एक प्लस स्ट्रेन होता है, अर्थात जो माइसीलियम होता है वो प्लस स्ट्रेन होता है, और माइनस स्ट्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रो
थैलिज्म होती हैं, अलग अलग थैलस वाले होते हैं, यानी कुछ पॉजिटिव थैलस वाले होते हैं माइसीलियम वाले, कुछ निगेटिव। मगर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है कि एक्सेप्शनल क्या है। तो जो राइजोपस सेक्सुअलिस है, राइजोपस सेक्सुअलिस है, ये होमोथैलिक होती है। कैसे होती है होमोथैलिक? इसमें केवल एक ही प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है, इसमें प्लस और माइनस वाला माइसीलियम नहीं पाया जाता। अब हम इनमें बता दें कि इनमें क्या होता है, जाइगोस्पोर बनते हैं, जाइगोस्पोर से जाइगोस्पोरेंजियम बनते हैं, जाइगोस्पोरेंजियम में कालुमेला भी होता है और उसमें मियोस्पोर बनते हैं। अब चित्र देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो ये है हमारा लैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, ये लैंगिक जनन जो इनमें देखने को मिलता है, तो हमने अभी बताया कि हेट्रोथैलिज्म होता है। हेट्रोथैलिज्म का मतलब ये मान लेते हैं प्लस स्ट्रेन वाला है, ये प्लस स्ट्रेन वाला है और ये माइनस स्ट्रेन वाला, दो हैं। अब प्लस स्ट्रेन मान लेते हैं, ये प्लस स्ट्रेन वाला माइसीलियम आपके ब्रेड पे जो आप डबल रोटी खाते हैं या रोटी पे है, और वहीं माइनस स्ट्रेन वाला है, और अलग अलग विकसित होते हैं। माइनस वाला माइनस को विकसित करता है, और ये क्या कर, जब प्लस माइनस पास होते हैं तो इसमें एक उभार आता है, इस तरह इसमें आता है उभार। तो देखिए उभार आया, जो उभार आता है उसे प्रोगैमेटेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोगैमेटेंजिया। दोनों एक दूसरे से टच होते हैं, देखिए टच हो गए, और ये एक दूसरे से, इनका अगला भाग जो फूला हुआ भाग होता है एक सेप्टम से अलग हो जाता है, और पिछले भाग को क्या बोलते हैं? सस्पेंसर बोलते हैं। ये आइसोगैमेटेंजिया, आइसोगैमेटेंजिया का मतलब दोनों जो गैमेटेंजिया बिल्कुल सेम है, देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रहे हैं, इनके बीच की भित्ति गल जाती है। क्या होती है? भित्ति गल जाती है। जैसे ही भित्ति गल जाती है तो इनके क्या होते हैं? जीव द्रव्य मिल जाते हैं और इनके न्यूक्लियस मिल जाते हैं। अब इनके चारों जब मिल गए तो इसको बोलते हैं जाइगोस्पोर। क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर। क्वेश्चन पूछता है जाइगोस्पोर अवस्था किस में देखने को मिलती है, तो जाइगोस्पोर अवस्था हमें राइजोपस में देखने को मिलती है। इसके चारों कई सारे आवरण बन जाते हैं। तो देखिए आवरण ये बन गया और एक मोटी सख्त संरचना बन जाती है जाइगोस्पोर में। कुछ समय बाद ये जाइगोस्पोर अंकुरित होता है। तो देखिए ये जाइगोस्पोर क्या हो रहा है? अंकुरित हो रहा है, फट गया, अंकुरित हुआ, जर्मिनेट हुआ जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जर्मिनेट होने के बाद एक स्पोरेंजियोफोर बनाता है। स्पोरेंजियोफोर आगे चलकर स्पोरेंजियम का निर्माण करता है, और चूंकि जाइगोस्पोर से बनी स्पोरेंजियम है तो इसे हम जाइगोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ये किसमें से बनी है? जाइगोस्पोर से। ये जाइगोस्पोर था ना, ये वाला जाइगोस्पोर, इसी से स्पोरेंजियम बनेगी, तो भाई इसी से बन रही तो इसी का नाम देंगे, जाइगोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ये जाइगोस्पोरेंजियम में क्या होता है? बहुत सारे स्पोर अंदर बन जाते हैं, और वो इन स्पोर को हम मियो स्पोर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मियोसिस के बाद बन रहे हैं, तो मियो स्पोर बोलते हैं। ये मियो स्पोर है। मियो स्पोर हवा में मुक्त होते हैं, फट जाती है, हवा मुक्त होते हैं, और जहाँ गिरते हैं अंकुरित होते हैं, नए राइजोपस को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका राइजोपस होता है खत्म। कल हम आपको एल्ब्यूगो या 2 से 3 जो फंगस हैं वो कंप्लीट करेंगे। हम इसमें केवल उतना ही डाटा आपको देंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि आपको बीएससी और एमएससी की तरह क्लास नहीं लेनी है, या लिखित परीक्षा नहीं है कि आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाए। कोई मतलब नहीं है, ना आपके पास समय ना हमारे पास। उतना पढ़िए जो एग्ज़ाम को ओरिएंटेड टारगेट हो, बिल्कुल एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन फंसें। तो आज के लिए इतना ही, और सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ नमस्कार।